So coming to vegetation. Now what is vegetation? Vegetation means plants. So we will see that which kinds of plants are growing in Greenland. So as we all know that 80% of the island is covered with thick snow. Now you can understand, if the land is covered with thick snow, 80% land is covered with thick snow, then what happened? There will be vegetation. क्या plants होंगे वहाँ पे? नहीं, होते हैं लेकिन बहुत कम plants होते हैं. The vegetation found in Greenland is very scanty, बहुत कम. The soil of this region remains frozen throughout the year. तो जो सॉइल है पूरी तरह से स्नो से ढकी हुई है. तो इस तरह के लैंड को क्या कहते हैं? इस तरह के एरिया को कहते हैं टुंड्रा रीजन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टुंड्रा रीजन? टुंड्रा रीजन मीन्स where the soil is covered with snow and very little vegetation is found. This kind of region is called tundra region. So what we see, the grasses, shrubs, lichens and mosses. तो छोटी छोटी grasses या छोटी छोटी झाड़ियाँ जो कि ज़मीन से एकदम क्लोज हैं. These plants are grow close to the ground. तो ये एकदम छोटी छोटी प्लांट्स हम देखने को मिलते हैं. लीचन्स एंड मोसेस. लीचन्स मीन्स हिंदी में इसको काई कहते हैं. तो छोटी छोटी जो प्लांट्स हैं, शर्ब्स हैं, वो यहाँ पे ग्रो होते हैं. टॉल ट्रीज डू नॉट ग्रो हियर. ठीक है, तो टॉल ट्रीज नहीं है. किस तरह की ट्रीज हैं? बीच, विलो, फर्न्स, हर्ब्स ग्रो इन ग्रीनलैंड. ठीक है. नाउ व्हेन देयर इज वेरी लेस वेजिटेशन, automatically the wildlife will also be very less. So as we all know that the land is covered with snow. तो अगर land covered है snow से तो किस तरह के animals होंगे? The animals which are having thick coat of fur, है ना, जिनमें बहुत ही मोटे मोटे रेशे होंगे, उसी तरह के एनिमल्स रहेंगे क्योंकि वही ठंडी को बर्दाश्त कर पाएंगे. तो इस हार्श विंटर को, ठीक है, इस हार्श विंटर को में सरवाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए किस तरह के एनिमल्स होते हैं यहाँ पे? थिक कोट ऑफ फुर एनिमल्स होते हैं. सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन आइलैंड इंक्लूड रिएंडर, पोलर बियर, मिंक, मस्क ऑक्स, आर्कटिक फॉक्स, आर्कटिक वुल्व्स, आर्कटिक हेयर एंड सील्स. तो वो सभी एनिमल्स हैं जो कि स्नोई एरिया में रह सकते हैं. तो ये है मस्क ऑक्स, आर्कटिक टर्न, पोला बियर, हस्कीज. हस्कीज you see they look like wolves. So these are the wolves dogs. They have been known as huskies. Well, they have been very useful also because people use for them for hunting and pulling sledges, means pulling loads. For that huskies are being used. तो huskies को स्लेजेस को पुल करने के लिए यूज़ किया जाता है, हंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है. कुछ सी बर्ड्स भी मिलते हैं. तो ये एरिया मोस्टली सी से कवर्ड है, तो सी बर्ड्स हम देखते हैं. और जैसे कि आर्कटिक टर्न, ये है आपका आर्कटिक टर्न, ये सी बर्ड है. उसी तरह कुछ स्पीशीज़ हैं, जैसे फिश की स्पीसीज़ हैं, जैसे ट्रॉट, सैल्मन, कॉड. इस तरह के एनिमल्स, इस तरह के फिशेस हमें ग्रीनलैंड में मिलते हैं. तो हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स यहाँ से माइग्रेट भी हो जाते हैं. जैसे आर्कटिक टर्न है, समर में ये ग्रीनलैंड में रहते हैं और जब यहाँ विंटर्स आते हैं तो ये कहाँ चले जाते हैं? साउथ पोल में. क्यों? उस वक्त साउथ पोल में समर्स होते हैं. ठीक है. तो जैसे कि ग्रीनलैंड नॉर्थ पोल में है, तो जब नॉर्थ पोल में समर होंगे तो यहाँ विंटर होंगे, और जब यहाँ विंटर होंगे तो यहाँ समर. तो जब समर्स में आर्कटिक टर्न ग्रीनलैंड में रहते हैं और जब विंटर आता है ग्रीनलैंड में, तब साउथ पोल में चले जाते हैं क्योंकि उस वक्त वहाँ पर समर्स होते हैं. तो हम यहाँ देखते हैं कि बर्ड्स माइग्रेट कर जाते हैं समर्स में. ओके, सो दिस वाज योर वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. Now coming to the topic economy.
What is the meaning of economy? Economy means how people do their earning, how do they manage their livelihood. इसका मतलब कि वो अपनी कमाई कैसे करते हैं, वो अपनी जीवनचर्या कैसे चलाते हैं। तो ग्रीनलैंड जैसा कि हम लोग जानते हैं एक आइलैंड, ठीक है। सो मोस्टली पीपल लिव इन द साउथ ऑफ द आइलैंड विच इज़ अ कोस्टल एरिया, and they are totally living near the coastal area because coastal area is an area where the people can live. So coastal area, what is the meaning of coastal area? Coastal area means living near the sea. So when the people are living near the sea, they are dependent on fishing. Fishing is the main resource, okay. So their most important diet is also fishing, and now the people have developed fishing industries also, so that they could export it to the other countries, and the country and the Greenland could earn its income. So the frozen canned food of fishes, dried and smoked fishes are exported to other countries, and in this way other food items are being imported from other countries. तो हम क्या देखते हैं कि फ़िशिंग इंडस्ट्रीज़ ग्रीनलैंड के लोगों ने खोली है, और इस तरह फ्रोज़न कैन फूड, ड्राइड और स्मोक्ड फिशेस भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, ताकि देश इनकम प्राप्त कर सके, और इस तरह वो इंपोर्ट भी करता है अदर फूड आइटम्स जो ग्रीनलैंड में नहीं मिलते हैं दूसरी कंट्रीज़ से। तो इस तरह हम देखते हैं कि ग्रीनलैंड के फूड आइटम्स में बढ़ोतरी हो जाती है। और भी हम देखते हैं एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो प्रैक्टिस बाय वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो कुछ लोग फूड आइटम्स बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर भी करते हैं, हालांकि एग्रीकल्चर सूटेबल नहीं है क्योंकि सॉइल एकदम से फ्रोज़न है, ठीक है, तो सपोर्ट नहीं करता, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है सपोर्ट नहीं करता। लेकिन फिर भी लोग जो भी कुछ हो जाता है उस ठंड सीज़न में, उस हार्श क्लाइमेट में, उसको उगाने की कोशिश करते हैं, एंड इन दिस वे दे सपोर्ट देयर डाइट, और इस तरह वो अपने डाइट को और बढ़ाते हैं। तो हम देखते हैं कि फ़िशिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, साथ ही साथ और भी इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं क्योंकि डेवलपमेंट चलता जा रहा है, जैसे माइनिंग इंडस्ट्रीज़, ऑयल फील्ड्स। तो इन सब की वजह से लोगों के पास काम आया है, पैसा आया है, अब लोगों के परमानेंट हाउसेस भी बन रहे हैं, देश भी डेवलप कर रहा है, और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे स्कूल्स भी आ गए हैं, मतलब लोग सिविलाइज्ड भी हो चुके हैं। अब ग्रीनलैंड धीरे धीरे एक शहर के रूप में बदलता जा रहा है क्योंकि उसने अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया है। सो दिस वाज योर इकोनॉमी ऑफ द ग्रीनलैंड।